हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारी जो क्लासें रहने वाली हैं ना, वह हमारी एक तो राजस्थान एलडीसी हो गया और एक हमारा पशु परिचर हो गया। इनको टारगेट करने वाले हैं हम। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले मरुस्थल पर चर्चा करने वाले हैं कि मरुस्थल क्या है, किस प्रकार है, यह क्या कुछ है मरुस्थल, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो मरुस्थल का अर्थ है मृत भूमि, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति रहित हो उसे मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल किसे कहते हैं, मरुस्थल क्या हो गया, तो मरुस्थल का अर्थ क्या हो गया, मरुस्थल का अर्थ हो गया मृत भूमि, यानी जो भूमि मरी हुई के समान है, यानी जिस भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं होती है, जो भूमि वनस्पति रहित होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। तो मरुस्थल क्या हो गया, मरुस्थल एक ऐसी भूमि हो गई जिस पर किसी भी प्रकार की कुछ भी वनस्पति नहीं है, जो वनस्पति रहित हो, वहाँ पर कोई भी वहाँ पर पेड़ पौधे किसी भी प्रकार की वहाँ पर वनस्पति नहीं होती है, तो उसको मरुस्थल कहते हैं। वहाँ पर हम चारों तरफ देखें तो वहाँ पर केवल और केवल रेत के धोरे दिखाई देते हैं, यानी रेत के टीले दिखाई देते हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत होती है, जैसे ऐसा लगता है कि हम रेत के समंदर में आ चुके हैं। तो मरुस्थल क्या हो गया, मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र हो गया जहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति न हो, वह क्षेत्र क्या हो गया, वह क्षेत्र हो गया मरुस्थल। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि यह ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। जो हमारा यह जो मरुस्थल है ना, यह ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। यह विश्व का 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो हमारा मरुस्थल है ना, यह कौन सा है, यह विश्व का 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी जो यह हमारा मरुस्थल है ना, यह ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। जो हमारा मरुस्थल है वह क्या है, यह जो हमारा मरुस्थल है ना, यह ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है और यह विश्व का 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यह क्या है, यह विश्व का 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो कौन सा है, यह हमारा मरुस्थल है। फिर है उपोषण दृष्टि से यह 9वां बड़ा मरुस्थल है। जो यह हमारा मरुस्थल है ना, यह क्या हो गया, जो उपोषण दृष्टि से 9वां बड़ा मरुस्थल है। थार के मरुस्थल को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। जो थार का मरुस्थल है ना, जो हमारा मरुस्थल है, इसे टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तो इस बार हम इन पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। तो मरुस्थल क्या हो गया, तो मरुस्थल का अर्थ हो गया मृत भूमि, यानी ऐसी भूमि जहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं होती है। जो क्षेत्र वनस्पति रहित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मरुस्थल। उसे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जो यह ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। जो हमारा मरुस्थल है ना, जो हमारा मरुस्थल है, ये ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है और यह विश्व का 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यह क्या है, यह विश्व का 17 नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उपोषण की दृष्टि से 9वां बड़ा मरुस्थल है। और जो उपोषण की दृष्टि से देखा जाए तो उपोषण की दृष्टि से यह है 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर क्या है, फिर थार के मरुस्थल को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। जो हमारा थार का मरुस्थल है ना, उसको किसका अवशेष माना जाता है, जो हमारा थार का मरुस्थल है उसको टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। फिर क्या है, फिर है बाड़मेर में गूढ़ामलानी क्षेत्र में पाए गए तेल के भंडार विश्व में सबसे कम गहराई के तेल भंडार हैं। जो बाड़मेर है ना, जो बाड़मेर की गूढ़ामलानी क्षेत्र में पाए गए तेल के भंडार विश्व में सबसे कम गहराई के तेल के भंडार है।
यानी जो बाड़मेर है ना, बाड़मेर के जो गुड्डामलानी क्षेत्र है ना, तो गुड्डामलानी क्षेत्र में पाए गए तेल के भंडार विश्व में सबसे कम गहराई के तेल के भंडार हैं। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो बाड़मेर है ना, बाड़मेर के जो गुड्डामलानी क्षेत्र में जो तेल के भंडार पाए गए हैं तो वो किस प्रकार है, यानी वह सबसे कम गहराई में पाए गए तेल के भंडार हैं। फिर क्या है, मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट जिनके पास आर्ट्स है उन्होंने भूगोल के अंदर यह जरूर पढ़ा होगा कि मार्च किसे कहते हैं, या फिर मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं, या फिर रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं। तो मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना ही मरुस्थल का मार्च कहलाता है। आगे क्या है, आगे है मरुस्थल अस्थायी झीलों को प्लाया, रन या टोड कहते हैं। यानी जो मरुस्थल के अंदर अस्थायी झीलें पाई जाती हैं उन अस्थायी झीलों को प्लाया, रन या फिर टोड कहते हैं। फिर आगे इस क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। यानी जो मरुस्थल के अंदर जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उस कृषि को खड़ीन नाम से जाना जाता है। फिर है मरुस्थल का मार्च राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। यानी जो मरुस्थल का मार्च होता है ना, वह राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। जो अभी तक हमने इतना टॉपिक पढ़ा है ना, तो इसके अंदर बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमको अच्छी तरह से तैयार करना होगा, तभी हमारा गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन होगा। तो इन जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ना, एक बार हम उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं ताकि यह हमें अच्छी तरह से हमारे तैयार हो जाएं। तो क्या है, तो मरुस्थल किसे कहते हैं? तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति रहित हो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसके अंदर आपको इस प्रकार से अगला ऑप्शन दे देगा और इनमें से एक ऑप्शन होगा मरुस्थल। तो आप इसमें क्या करोगे, तो आपको उसमें करना होगा मरुस्थल। यानी एक जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बिल्कुल भी वनस्पति नहीं हो और हमें जहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हम एक रेत के समुद्र में आ चुके हैं, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। या फिर आप इसे साधारण भाषा में इस प्रकार भी कह सकते हो, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि हम एक रेत के समुद्र में आ चुके हैं और हमारे चारों पास मिट्टी ही मिट्टी हो, यानी हमें देखने को रेत ही रेत के धोरे और टीले मिले, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है, यह ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। यानी जो हमारा मरुस्थल है ना, थार का मरुस्थल हो गया, तो थार का मरुस्थल है ना, यह ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। यानी जो हमारा थार का मरुस्थल है ना, यह ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। फिर क्या है, यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह हमारा हो जाएगा थार का मरुस्थल। यानी जो हमारा मरुस्थल है ना राजस्थान का, वह हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है उपोषण की दृष्टि से यह 9वां बड़ा मरुस्थल है। यानी जो उपोषण है ना, उपोषण की दृष्टि से तो हमारा जो थार का मरुस्थल है ना, वह दृष्टि से 9वां बड़ा मरुस्थल है और यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर उपोषण की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो यह 9वां बड़ा मरुस्थल है। फिर क्या है, फिर है थार के मरुस्थल को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तो थार का मरुस्थल है ना, उसको टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि टेथिस सागर का अवशेष किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थार का मरुस्थल।
यानी जो हमारा थार का मरुस्थल है ना, उसको टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। फिर आगे क्या है, आगे है बाड़मेर की गुड्डामलानी क्षेत्र में पाए गए तेल के भंडार विश्व में सबसे कम गहराई के तेल के भंडार है। यानी जो बाड़मेर के अंदर जो गुड्डामलानी क्षेत्र है ना, वहाँ पर तेल के भंडार पाए गए हैं, जो कि सबसे कम गहराई के तेल के भंडार है। फिर क्या है, फिर है मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। तो मरुस्थल का मार्च क्या हो गया, तो मरुस्थल का मार्च हो गया कि मरुस्थल का अपने स्थान से आगे की ओर बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहते हैं। इसे रेगिस्तान का मार्च भी कहा जाता है। तो मरुस्थल के अंदर आपको अस्थायी झीलें भी देखने को मिल जाती हैं, जिसे पलाया, रन या टोड कहते हैं। यानी जो आपको राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल के अंदर आपको जो अस्थायी झील होती है ना, वह आपको देखने को मिल जाती है। तो उन अस्थायी झीलों को किन नामों से जाना जाता है, पलाया, रन या इसको टोड कहते हैं। फिर क्या है, फिर है कि इस क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि खड़ीन कृषि किसे कहते हैं, तो खड़ीन कृषि हो जाएगी जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो कृषि की जाती है थार के मरुस्थल के अंदर, वह खड़ीन कृषि कहलाती है। फिर अगला क्या है, अगला है मरुस्थल का मार्च राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। यानी जो मरुस्थल का मार्च है ना, वह राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। अब हम आगे चलते हैं हमारी बिना किसी देरी की। अगला है हमारा मरुस्थलीकरण के कारण क्या है, यानी किन कारणों से मरुस्थलीकरण हो रहा है। अगर हम मरुस्थलीकरण के कारणों की चर्चा की जाए तो वायु से 44.42%, जल से 11.20%, वनों के कटाव से 6.25% तथा 1% लवणीय की प्रक्रिया। वो यानी 17 जून 2023 में मरुस्थलीय दिवस की थीम उसकी भूमि उसके अधिकार। यह 19वां मरुस्थलीय दिवस है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए मरुस्थलीकरण के क्या क्या कारण हैं और मरुस्थलीकरण किन किन से कितना कितना प्रतिशत होता है, तो यह आपको अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। जो मरुस्थलीकरण है ना, वह सबसे ज़्यादा तो होता है वायु से। मरुस्थलीकरण सबसे ज़्यादा किससे हो गया, वायु से। कितना हो गया, 44.42%। तो सबसे ज़्यादा तो हो गया वायु से, हो गया वायु से सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण होता है। तो मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा अहम योगदान किसका है, तो सबसे ज़्यादा अहम योगदान तो हो गया वायु का। उसके बाद आ गया जल का। जल का कितना है, 11.20%। यानी मरुस्थलीकरण में जल का जो योगदान है ना, वह है 11.20%। और जो वनों के कटाव के कारण जो हो रहा है ना, वह है 6.25%। यानी जो वनों के कारण, जो वनों के कटाव के कारण जो मरुस्थलीकरण हो रहा है ना, वह है 6.25%। तथा जो शेष बच गया 1%, वह लवणीय की प्रक्रिया द्वारा। यानी जो लवणीय प्रक्रिया है ना, वह 1% उसके द्वारा हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे क्या है कि 17 जून, आगे क्या है, 17 जून 2023 के मरुस्थलीकरण दिवस की थीम उसकी भूमि उसके अधिकार, हर लैंड हर राइट्स। यह 29वां मरुस्थलीकरण दिवस। यानी 29वां मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया गया, 17 जून 2023 को। फिर है मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो वे 2 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हमारा हो गया शुष्क मरुस्थल। फिर कौन सा हो गया, फिर हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मरुस्थल है ना, तो मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है,
मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो हमारा है शुष्क मरुस्थल। सबसे पहला हमारा कौन सा मरुस्थल हो गया? शुष्क मरुस्थल। उसके बाद हमारा कौन सा मरुस्थल हो गया? उसके बाद हमारा हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी मरुस्थलों को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला मरुस्थल हो गया वह हो गया शुष्क मरुस्थल, और जो दूसरा मरुस्थल है वह हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर क्या है? फिर हो गया जो शुष्क मरुस्थल है ना, जो शुष्क मरुस्थल है, तो शुष्क मरुस्थल हो गया ना। तो शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग, शुष्क मरुस्थल का क्या है? शुष्क मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है वह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। तो यह इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए कि जो शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग है वह 25 सेमी समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है उसको कौन सा मरुस्थल टच करता है। तो कौन सा मरुस्थल हो गया? जो हमारा शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग हो गया ना, वह जो 25 सेंटीमीटर जो समरेखा है ना, वर्षा रेखा, उसको स्पर्श करता है। फिर क्या है? फिर हो गया जो अर्ध शुष्क मरुस्थल का पश्चिमी भाग है ना, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल हो गया उसका जो पश्चिमी भाग है ना वह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। यानी क्या हो गया? जो अर्ध शुष्क मरुस्थल हो गया ना, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल का पश्चिमी भाग, अर्ध शुष्क मरुस्थल उसका पश्चिमी भाग 25 सेमी समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। फिर क्या है? फिर है शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलों को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। यानी क्या है कि शुष्क और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है ना, जो शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल हो गया उसको दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। यानी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है कि जो ये क्या है? जो शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। फिर क्या है? फिर है राज्य में थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर है। तो आया है यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि जो राज्य है ना, तो राज्य में जो थार का मरुस्थल है ना, तो थार के मरुस्थल को जो दो भागों में विभाजित करने वाली जो समवर्षा रेखा है ना वह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। उसके बाद है जो मरुस्थल का जो पूर्वी भाग हो गया, जो अरावली पर्वतमाला को जो स्पर्श करता है, वह शुष्क मरुस्थल के पश्चिमी भाग में 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जो शुष्क मरुस्थल के पश्चिमी भाग में 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। अब हम आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करते हैं। जो शुष्क मरुस्थल है ना, शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करते हैं। तो वे दो भाग कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया हमारा बालुका स्तूप युक्त और दूसरा हो गया बालुका स्तूप मुक्त। तो शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करते हैं। तो वे दो भाग कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया बालुका स्तूप युक्त जो कि 58.50% क्षेत्र पर विस्तृत है। फिर है अगला है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो कि 41.50% क्षेत्र पर है। अगर हम बालुका स्तूप युक्त इसके अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल है ना, तो जो इसका कुल क्षेत्रफल हो गया 1,28,028 वर्ग किलोमीटर। जो बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है जो उसका कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? उसका कुल क्षेत्रफल हो गया 1,28,000
28 वर्ग किलोमीटर। फिर क्या है, फिर है बालुका जो स्तूप मुक्त एरिया है, यानी जो बालुका स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है उसके कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो वह हो जाएगा 85,660 किलोमीटर वर्ग पर स्थित है। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं कि जो बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है वह कितने प्रतिशत एरिया को कवर करता है, तो वह हो गया हमारा 58.50% एरिया को कवर करता है, जिसका कि कुल क्षेत्रफल हो गया 1,28,000 और 28 वर्ग किलोमीटर हो गया। फिर क्या है, फिर है ये बालुका स्तूप जो मुक्त प्रदेश है ना वह 41.50% एरिया को कवर करता है, जिसका कि कुल क्षेत्रफल 85,660 वर्ग किलोमीटर है। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिए, इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिए कि जो बालुका स्तूप है ना वह 2 भागों में विभाजित है। पहला हो गया बालुका स्तूप युक्त, दूसरा हो गया बालुका स्तूप मुक्त। जो बालुका स्तूप युक्त है वह है 58.50% एरिया को कवर किए हुए हैं, और जो बालुका स्तूप मुक्त है ना वह 41.50% एरिया को कवर किए हुए हैं। जो बालुका स्तूप युक्त का क्षेत्र है वह हो गया 1,28,028 वर्ग किलोमीटर, जबकि जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है ना वह हो जाएगा 85,660 वर्ग किलोमीटर। अब हम आगे चलते हैं, आगे है कुल बालुका स्तूप युक्त का प्रतिशत, यानी जो कुल बालुका स्तूप है ना जो बालुका स्तूप युक्त है ना उसकी अगर हम प्रतिशत पर बात की जाए, यानी जो 0 से 20% प्रभावी क्षेत्र है, यानी जो बालुका स्तूप से 0 से 20% तक जो प्रभावित क्षेत्र है ना तो वह है 11.50% क्षेत्र। यानी जो बालुका स्तूप से 0 से 20% जो प्रभावित क्षेत्र है ना वह है हमारा 11.50%। उसके बाद है 20% से लेकर 40% तक जो प्रभावित क्षेत्र है ना, यानी जो बालुका स्तूप से युक्त प्रदेश जो कि 20 से 40% क्षेत्र को प्रभावित करते हैं ना तो वह कितना है, तो वह हो जाएगा 4.80 वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया, 4.80 वर्ग किलोमीटर। फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा 40 से 60% एरिया को जो कवर किए हुए हैं, जिससे जो प्रभावित क्षेत्र है वह कितना है, वह है 14.70%। यानी जो 40 से 60% जो प्रभावित क्षेत्र है वह हो जाएगा 14.70। फिर क्या है, फिर है 60 से 80% प्रभावित क्षेत्र कितना हो जाएगा, 18.60%। यानी जो 60 से 80% तक है ना, जो 60 से 80% तक जो प्रभावित क्षेत्र है ना वह हो जाएगा 18.7%। फिर अगला है 80 से 100% तक प्रभावित क्षेत्र है ना वह हो जाएगा 8.90%। यानी 80 से 100% तक प्रभावित क्षेत्र कितना हो गया, 8.90%। तो जो हमने इतना टॉपिक किया ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। मेरा तो यही टारगेट है कि आपको इस प्रकार पढ़ाऊँ कि जो आपकी जो क्लास चल रही है ना उसी के अंदर आपका सारा का सारा जो डाउट है ना वो सभी के सभी आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं तो इस प्रकार आपको बढ़ाना चाहता हूँ। तो जो शुष्क मरुस्थल है ना उसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम के अंदर यह पूछ लिया जाए कि शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपको इस प्रकार ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको कहीं पर तो 4 दिखा मिल जाएगा, किसी पर 5 मिल जाएगा, कहीं पर 1 मिल जाएगा और कहीं पर 2 मिल जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2। आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपके आंसर आने चाहिए, तभी आपकी दी बेस्ट तैयारी होती है। तो शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो आप सभी मेरे साथ दोहराइए
कि दो भागों में विभाजित करते हैं। तो वे आपसे यह पूछ लिया जाए कि शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करते हैं, वे दो भाग कौन कौन से हैं? आपको वहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन होना चाहिए सही वह हो जाएगा बालुका स्तूप युक्त व बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो कौन कौन सी हो गई? बालुका स्तूप युक्त व बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। एक तो हो गया आपका बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है वह कितने प्रतिशत एरिया को कवर करता है? तो वह आपका हो जाएगा 58.50% एरिया को कवर करता है। जबकि जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है वह 41.50% एरिया को कवर करता है। अगर हम 58.50 और 41.50 को जोड़ते हैं ना, तो हमारा आ जाता है 100%, यानी इन दोनों को जोड़कर इनका हमारा 100% एरिया कवर हो जाता है। अगर बालुका स्तूप युक्त के अगर हम क्षेत्रफल की बात की जाए कि ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह 1,28,028 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है ना, वह 85,660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर है जो कुल बालुका स्तूप युक्त है ना, उनका प्रतिशत कितना है? यानी जो 0 से 20% तक जो प्रभावी क्षेत्र है ना, वह है 11.50%। फिर 20 से 40% तक जो प्रभावी क्षेत्र है ना, वह हो जाएगा 4.80। फिर अगला है 40 से 60% तक प्रभावी क्षेत्र है ना, वह हो जाएगा 14.70%। फिर है जो 80 से 60% तक जो प्रभावी क्षेत्र है ना, वह हो जाएगा 18.60%। फिर 80 से 100% तक प्रभावी क्षेत्र वह हो जाएगा 8.90%। तो इस प्रकार शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया है, और उनको हमने बहुत ही बारीक तरह से उनको रिपीट किया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है ना, उस पर आज हम अपन चर्चा करने वाले हैं। जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है वह किस प्रकार है, उसके अंदर क्या कुछ है, उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है ना, यह मार्च और जुलाई में सर्वाधिक बालुका स्तूप बनते हैं। यानी जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है वहाँ पर जो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो सबसे ज़्यादा बालुका स्तूप है वो कब बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च से लेकर जुलाई माह तक, कि मार्च से जुलाई माह तक सर्वाधिक बालुका स्तूप बनते हैं। फिर है रेत के टीलों को जैसलमेर में धरियन कहते हैं। तो धरियन किसे कहते हैं? रेत के जो टीले हैं ना, उसको जैसलमेर में धरियन के नाम से जाना जाता है। या फिर ये पूछ लिया जाए कि रेत के टीलों को धरियन कहाँ पर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। यानी जैसलमेर के अंदर रेत के टीले को धरियन नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद है कि इसमें बायतू बालोतरा जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है ना, तो इसमें बायतू बालोतरा हो गया, भालेरी चूरू के अंदर हो गया, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर हो गया, करणी माता बीकानेर के अंदर हो गया, सोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर हो गया, लुणकसर बीकानेर के अंदर हो गया। इत्यादि स्थानों पर हमें बालुका स्तूप सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो बालुका स्तूप है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं, तो
बालुका स्तूप सबसे ज़्यादा तो होगा बैतू बालोतरा के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो बालुका स्तूप है वो कहाँ पर हो गए? बैतू बालोतरा के अंदर हो गए। फिर हो गया भालेरी चूरू के अंदर हो गया। फिर हो गया सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। फिर हो गया करणी माता बीकानेर के अंदर। फिर हो गया सोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर। फिर हो गया लूणकसर बीकानेर के अंदर। इत्यादि स्थानों पर हमें बालुका स्तूप सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। फिर अगला है हमारा अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, पवनानुवर्ती, शीफ, देशांतरीय, अल्ब स्तूप और रेखीय बालुका स्तूप। तो इन पर अब हम चर्चा करते हैं। तो कौन कौन से आपको बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले हमारा हो गया अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, जिसे पवनानुवर्ती नाम से भी जाना जाता है, जिसे शीफ नाम से भी जाना जाता है, जिसे देशांतरीय नाम से भी जाना जाता है, जिसे अल्ब स्तूप, रेखीय बालुका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है ना, उसके ये उपनाम है, यानी उसको इस नामों से भी जाना जाता है। तो हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप अनुदैर्घ्य कहलाते हैं। तो जो अनुदैर्घ्य उसे क्या कहते हैं? जो हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले, हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप कहलाते हैं। इन बालुका स्तूपों का विस्तार जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बाड़मेर और चूरू के अंदर है। यानी अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, पवनानुवर्ती, शीफ देशांतरीय, अवल स्तूप, रेखीय बालुका स्तूप, ये जितने हैं ये कौन से स्तूप होते हैं? जो हवा की दिशा है ना हमारी, उसके समानांतर बनने वाले जो बालुका स्तूप होते हैं ना, वह अनुदैर्घ्य कहलाते हैं। अगर हम इन बालुका स्तूपों के विस्तार पर चर्चा करें कि ये जो बालुका स्तूप है ये हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये बालुका स्तूप हमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये बालुका स्तूप हमें जैसलमेर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और जैसलमेर के बाद ये बालुका स्तूप आपको जोधपुर ग्रामीण के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है फलौदी, उसके बाद आ जाता है बाड़मेर और उसके बाद आता है चूरू। यहाँ पर आपको ये स्तूप देखने को मिलने वाले हैं। और जो अगला है हमारा वह है अनुप्रस्थ या फिर आड़े बालुका स्तूप। अगला हमारा कौन सा हो गया? 2 नंबर, अनुप्रस्थ या फिर आड़े बालुका स्तूप। तो इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो हवा के समकोण बनते हैं, जो हवा है ना, जो हवा चल रही है, जो उसके समकोण बनते हैं ना, यानी जो 90 डिग्री के एंगल पर बनते हैं ना, तो उन्हें ही अनुप्रस्थ या फिर आड़े बालुका स्तूप कहा जाता है। हवा के जो समकोण बनते हैं ना, उसे ही अनुप्रस्थ या फिर आड़े बालुका स्तूप कहा जाता है। जो अगर हम इसके विस्तार पर चर्चा करें कि हमको यह कहाँ कहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, तो अगर हम इनके विस्तार पर चर्चा करते हैं तो यह हमें सबसे ज़्यादा पुंगल बीकानेर के अंदर, फिर सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर, और फिर रावतसर हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के अंदर आपको अनुप्रस्थ यानी आड़े बालुका स्तूप देखने को मिल जाते हैं। तो अनुप्रस्थ या फिर आड़े बालुका स्तूप क्या है? तो अनुप्रस्थ व आड़े बालुका स्तूप है ना, वह जो हवा चलती है ना, जो हवा के समकोण बनते हैं। अगर इनके विस्तार पर चर्चा करें तो यह पुंगल बीकानेर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर,
रावतसर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के अंदर बनते हैं। फिर है बरखान या फिर बच्छान बालू का स्तूप। बरखान या फिर बच्छान बालू का स्तूप क्या हो गया? अर्धचंद्राकार रेत के टीले, अर्धचंद्राकार रेत के टीले सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप, सर्वाधिक विस्तार शेखावाटी में है। यानी बरखान या फिर बरछान जो बालू का स्तूप है ना, वह अर्धचंद्राकार रेत के जो टीले होते हैं ना, उसको कहा जाता है। और ये जो बालू का स्तूप होते हैं ना, ये सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं, यानी ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इसका अगर सर्वाधिक विस्तार कहीं पर है तो वह शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है। तो बरखान या बरछान या फिर बालू का स्तूप क्या हो गए? ये अर्धचंद्राकार रेत के टीले सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप है, जिसका सर्वाधिक विस्तार शेखावाटी में है। अगला है स्टार या फिर तारा बालू का स्तूप। ये क्या हो गया? ये हो गया स्टार और तारा बालू का स्तूप क्या है, इस पर भी अब हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा स्टार तारा बालू का स्तूप है, यानी इस प्रकार के बालू का स्तूप अनियमित पवनों के प्रवाह द्वारा निर्मित होते हैं। यानी जो स्टार या तारा बालू का स्तूप है ना, वह क्या है कि इस प्रकार के बालू का स्तूप अनियमित पवनों के प्रवाह के द्वारा निर्मित होते हैं। यह हम मादा स्थलाकृति के रूप में मिलते हैं। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो स्टार या फिर जो तारा बालू का स्तूप है, वह किस प्रकार की स्थलाकृति के रूप में मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम मादा स्थलाकृति के रूप के अंदर मिलते हैं। अगर इसके हम विस्तार पर बात करें तो यह सोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर है। और जो इसकी ऊंचाई है वह है 10 से 25 मीटर। यानी जो स्टार और बालू का स्तूप है, उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 10 से 25 मीटर तक है। फिर हम अपने अगले बालू का स्तूप पर चलते हैं। हमारा अगला बालू का स्तूप क्या है? नेटवर्क बालू का स्तूप। तो नेटवर्क बालू का स्तूप क्या है? वे बालू का स्तूप जो लगातार बनते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनका विस्तार श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में है। तो नेटवर्क बालू का स्तूप क्या हो गया? वे बालू का स्तूप जो लगातार बनते हैं और जो नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं, इनका विस्तार श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में है। फिर है अवरोधी बालू का स्तूप। तो अवरोधी बालू का स्तूप क्या हो गया? अवरोधी बालू का स्तूप यानी जो अवरोधी के कारण इनका निर्माण होता है। ये अवरोधक झाड़ी, पेड़ या किसी पहाड़ी के कारण हो सकता है। यानी जो अवरोधी बालू का स्तूप है ना, वह किसी अवरोध के कारण इसका निर्माण होता है। जैसे कोई झाड़ी हो गई, कोई पेड़ हो गया या फिर कोई पहाड़ी हो गई। जिन अवरोध के कारण जिनका निर्माण होता है ना, वह अवरोधी बालू का स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम इसके विस्तार पर चर्चा करें तो यह जोबनेर यानी जयपुर ग्रामीण के अंदर, नाग पहाड़ यानी अजमेर के अंदर, पुष्कर यानी अजमेर के अंदर, कुचामन तथा हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में मिलते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर के अंदर है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो सर्वाधिक बालू का स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो सर्वाधिक बालू का स्तूप है ना, वह जैसलमेर के अंदर है तथा सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण के अंदर है।
तो एक बार जितना भी आज हमने पढ़ा है ना, उस पर थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको यह अच्छी तरह से इस एक क्लास के अंदर ही याद हो जाए, आपको बार बार ज़्यादा परेशान न होना पड़े और आपको एक ही क्लास के अंदर ये सभी के सभी याद हो जाएं। इन पर एक बार और थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। तो जो मरुस्थल है, तो सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन है कि मरुस्थल किसे कहते हैं, मरुस्थल क्या है। तो मरुस्थल का अर्थ मृत भूमि अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति रहित हो, वह मरुस्थल कहलाता है। यह ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। यह विश्व का 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। उपोषण की दृष्टि से 9वां बड़ा मरुस्थल है। थार के मरुस्थल को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। बाड़मेर के जो गुड्डामलानी क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो तेल पाया गया है ना, वह विश्व के सबसे कम गहराई के तेल भंडार है। फिर है मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल अस्थायी झीलें यानी पलाया या जिन्हें रन या फिर टोड के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। मरुस्थल का मार्च राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। यानी यहाँ पर अगर हम मोटा मोटी देखें तो मरुस्थल का अर्थ क्या हो गया, मरुस्थल का अर्थ हो गया एक ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति रहित हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं हो, वह मरुस्थल कहलाता है। जो हमारा थार का मरुस्थल है वह ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है और यह विश्व का 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। और उपोषण की दृष्टि से यह 9वां बड़ा मरुस्थल है। जो थार का मरुस्थल है ना, वह 33 महासागर के अवशेष भी पाए गए हैं। और जो बाड़मेर का जो गुड्डामलानी क्षेत्र है ना, जहाँ पर तेल के भंडार मिले हैं, तो वहाँ पर जो तेल के भंडार मिले हैं वह विश्व के सबसे कम गहराई के तेल के भंडार हैं। फिर क्या है, फिर है मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल अस्थायी झीलों को पलाया रन टोड कहते हैं। इस क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। मरुस्थल का मार्च राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। फिर क्या है, फिर है कि मरुस्थलीकरण का मेन कारण क्या है, मरुस्थलीकरण किस कारण से होता है। तो मरुस्थलीकरण के बहुत से कारण हैं, तो हम इनके जो मुख्य कारण हैं उन पर चर्चा करते हैं। वायु से तो यह कितना होता है, वायु से तो यह 44.42% होता है। जल से 11.20% होता है। वनों से 2.25, वनों के कटाव से 6.25% तथा 1% लवणीय की प्रक्रिया द्वारा होता है। और 17 जून 2023 को मरुस्थलीय दिवस की थीम थी कि उसकी भूमि उसके अधिकार। यह महोत्सव 19वां मरुस्थलीकरण दिवस है, यानी 17 जून 2023 को 29वां मरुस्थलीय दिवस बनाया गया। फिर है मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला हो गया शुष्क मरुस्थल और दूसरा हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग है ना, वह 25 सेमी समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। यानी जो शुष्क मरुस्थल है ना, तो उसका पूर्वी भाग है वह 25 सेमी समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। और अर्ध शुष्क मरुस्थल का जो पश्चिमी भाग है वह 25 सेमी समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थल को 2 भागों में जो विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है ना, वह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है।
तो राज्य में थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर है। यानी जो राज्य को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है ना, वह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। फिर मरुस्थल का पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला को स्पर्श करता है। यानी जो मरुस्थलीकरण का जो पूर्वी भाग है ना, वह अरावली पर्वतमाला को स्पर्श करता है। शुष्क मरुस्थल के पश्चिमी भाग में 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होती है। फिर क्या है, जो शुष्क मरुस्थल है उसके दो कौन कौन से भाग हैं? एक तो हो गया बालू का स्तूप युक्त, एक हो गया बालू का स्तूप मुक्त। जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ना, वह 58.50% एरिया को कवर करता है। जो बालू का स्तूप मुक्त है ना, वह 41.50% एरिया को कवर करता है। अगर इनकी क्षेत्रफल पर बात की जाए, क्षेत्रफल पर जो हमारा बालू का स्तूप युक्त है ना, वह हमारा 1,28,028 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो बालू का स्तूप मुक्त है ना, वह हो जाएगा हमारा 85,660 वर्ग किलोमीटर की। अब जो बालू का स्तूप है उनका हम प्रतिशत भी देख लेते हैं। 0 से 20% जो प्रभावी क्षेत्र करता है ना, वह है 11.50। 20 से 40% वाला हो गया 4.80। 40 से 60% वाला हो गया 14.70 और 60 से 80% प्रभावी क्षेत्रफल हो गया आपका 18.60 और 80 से 100% प्रभावी वाला क्षेत्र हो गया 8.90%। उसके बाद हम थोड़े से आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ना, वह है तो मार्च जुलाई के अंदर सर्वाधिक बालू का स्तूप बनते हैं। तो जो सर्वाधिक बालू का स्तूप है वो कब बनते हैं? सर्वाधिक बालू का स्तूप हो गया मार्च से जुलाई माह के अंदर। फिर क्या है, फिर है रेत के टीलों को जैसलमेर में धरियन कहते हैं। धरियन किसे कहते हैं? जो रेत के टीले होते हैं ना, उनको जैसलमेर के अंदर धरियन नाम से जाना जाता है। इसमें बायतू बालोतरा, भालेरी चूरू, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, करणी माता बीकानेर, सोहनगढ़ जैसलमेर, लूणकरसर बीकानेर इत्यादि स्थानों पर आपको बालू का स्तूप देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगला अनुधरीय बालू का स्तूप और पवनानुवर्ती और शीफ और देशांतरीय और अलभ स्तूप रेखीय बालू का स्तूप, ये सभी की सभी नाम एक ही है। तो यह हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप अनुधरीय कहलाते हैं। इन बालू का स्तूपों का विस्तार जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर और चूरू के अंदर है। वह अनुप्रस्थ यानी आड़े बालू का स्तूप हवा के समकोण में बनते हैं। विस्तार है इनका पुंगल बीकानेर के अंदर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर और रावसर हनुमानगढ़ के अंदर और चूरू झुंझुनू के अंदर। फिर अगला है हमारा बरखान। बरखान क्या है? बरखान बरछान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार रेत के टीले सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप जिनका सर्वाधिक विस्तार शेखावाटी के अंदर है। यानी बरखान या बरछान जो सबसे हानिकारक बालू का स्तूप है, उनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उनका सर्वाधिक विस्तार है शेखावाटी के अंदर। स्टार या फिर तारा बालू का स्तूप है। इस प्रकार के बालू का स्तूप अनियमित पवनों के प्रवाह के द्वारा निर्मित होते हैं। यह हमादा स्थलाकृति के रूप में मिलते हैं। इसका विस्तार सोहनगढ़ जैसलमेर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर और जो इनकी ऊंचाई है वह 10 से 25 मीटर तक होती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि स्टार या फिर तो तारा बालू का स्तूप है, उस पर टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रकार के बालू का स्तूप आपको अनियमित पवनों के प्रवाह के द्वारा निर्मित होते हैं। यह हमादा स्थलाकृति के रूप में मिलते हैं। इसका विस्तार सोहनगढ़ जैसलमेर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर है। इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर है। अगला है हमारा नेटवर्क बालू का स्तूप। जो नेटवर्क बालू का स्तूप है, वे बालू का स्तूप जो लगातार बनते हैं वह नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। तो नेटवर्क बालू का स्तूप होगा के इनका विस्तार श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में है। नेटवर्क बालू का स्तूपों का विस्तार कहाँ है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर है। अवरोधी बालू का स्तूप क्या है?
अवरोध के कारण इनका निर्माण होता है। ये अवरोध झाड़ी, पेड़ या किसी पहाड़ी के कारण हो सकता है। इसका विस्तार जोबनेर हो गया जयपुर ग्रामीण में, नाग पहाड़ अजमेर में, पुष्कर अजमेर में, कुचामन तथा हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में मिलते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में है तथा सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंटों को यह क्लास बहुत ही पसंद आई है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।